हाय गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट अगेन, हम लोग यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशंस हैं एम लक्ष्मीकांत सर की, उसे क्या कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल्स में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 1 to 31 चैप्टर्स हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट होगी, इसी चैनल पे आप रिफ़र कर सकते हैं। प्रेजेंटली आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 32, दैट इज़ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं यूनियन लेवल पे कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेम स्कीम हमें भी देखने को मिलती है स्टेट लेवल पे। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमें पार्लियामेंट्स देखने को मिलती है एट द यूनियन लेवल पे, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है हमें, और स्टेट लेजिस्लेचर देखने को मिलती है हमें स्टेट लेवल पे। स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनको हेड कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर करते हैं। और हमें पता है जैसे यूनियन लेवल पे प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वैसे स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और ये प्रिंसिपल जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में नहीं बात की गई है इसके बारे में, लेकिन 2 आर्टिकल स्पेसिफिकली बताए गए हैं, दैट इज़ आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164। 163 जो है वो डील करता है विद द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जबकि हम आर्टिकल 164 की बात करें तो वो बात करता है इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, टेन्योर का हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होगी टू बिकम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओथ एंड सैलरी अलाउंसेस की बात करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 164। इसको हम डिटेल में बात करेंगे। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले कुछ बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या लिखा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले अगर कुछ आर्टिकल्स की हम बात करें तो आर्टिकल 163 है। आर्टिकल 163 की बात करें तो क्या बात करता है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, जो क्या करते हैं? एड एंड एडवाइस देते हैं किसे? गवर्नर को, जो जिन्हें क्या करना होता है? गवर्नर को उनके एडवाइस पे एक्ट करना होता है, एक्सेप्ट सम डिस्क्रिशन। अगर टू द लाइन बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या लिखा गया आर्टिकल 163 के, सो इसमें लिखा गया है देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड to aid and advise the governor who exercise in his or her functions, except भी है insofar as he is required to exercise his or her function in his or her discretion। मतलब देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जिनको हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर। क्यों होंगे ये? टू एड एंड एडवाइस हुम? एड एंड एडवाइस द गवर्नर, और इसी एडवाइस पे गवर्नर को एक्ट करना होगा। एक्सेप्ट सम डिस्क्रिशन पावर है गवर्नर के पास, उनको छोड़ के एड एंड एडवाइस के ऊपर एक्ट करना होगा। तो ये कुछ हमें आर्टिकल 163 के प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। और याद रखना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई पर्टिकुलर मैटर है वो गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर गवर्नर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। गवर्नर डिसाइड करेंगे भाई मेरा डिस्क्रिशन क्या है, और इनकी ये जो डिसीजंस होने वाला है उसको किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। और जो एडवाइस दी जाती है टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर इनटू एनी कोर्ट। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने गवर्नर को जो भी एडवाइस दी उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के तौर पे रखा जाता है। राइट, तो ये हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 163। कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो आर्टिकल 164 बात करता है कुछ अदर प्रोविजंस की एज द मिनिस्टर्स। तो देखिए सबसे पहले कुछ अदर प्रोविजंस की बात करें तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कौन करता है इनको? तो भाई गवर्नर करते हैं। और अदर मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ही करते हैं। बट एडवाइस किसकी होती है? चीफ मिनिस्टर्स की होती है। तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट गवर्नर करते हैं, और अदर मिनिस्टर्स को भी, जिनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, वो भी गवर्नर ही करते हैं, बट एड एंड एडवाइस ऑफ विद द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स के अंडर देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ और भी प्रोविज़न है जो हम लास्ट लेक्चर्स में भी देख चुके थे। कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड हो गया, एमपी हो गया यानी मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। यहाँ पे एक अलग से मिनिस्टर्स होते हैं जिनको बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। नाम से पता पड़ा ट्राइबल वेलफेयर के लिए अलग से कुछ मिनिस्टर्स होते हैं इन पर्टिकुलर स्टेट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए उनके लिए स्पेशली एक मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। ऑलराइट, और वो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो भाई गवर्नर ही करते हैं। इन स्टेट के अंदर पहले बिहार भी हुआ करता था, पर बिहार जो है उसको क्या कर दिया गया? इन स्टेट्स में से हटा दिया गया। तो प्रेजेंटली ये 4 स्टेट है। और ये कब हटाया गया? तो 2006 में। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट?
बाय 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 के अंदर बिहार को इन स्टेट्स के पार्ट से हटा दिया गया, जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज फॉर द ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल वेलफेयर अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये फैक्चुअल डिटेल है, हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में, प्रीलिम्स में हो सकता है पूछ लें। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, याद रखना सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये 15% की कैप जो है वो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। लेटर ऑन वाजपेयी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये 15% की कैप रखी थी। लाइक 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा है तो 15% ऑफ द लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे तो उसकी 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उससे ज़्यादा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, याद रखना चीफ मिनिस्टर भी 15% में ही आ जाता है, एक्सक्लूडिंग नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये हमें पता होनी चाहिए। लेकिन याद रखना ये जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। तो 12 मिनिमम और मैक्सिमम 15% ऑफ द एंटायर स्ट्रेंथ, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और ये 12 का जो ये कॉन्सेप्ट है और ये वाला 15% हो गया, ये कब ऐड किया गया, मैंने बताया था आपको 2003 के अंदर वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया लाए थे 2003 के अंदर। उनमें उन्होंने ये 15% की कैप जो है वो डिक्लेयर की थी, किसके लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। क्योंकि सीधी सी बात है, जितने भी लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं सब चाहेंगे हमको मिनिस्ट्री दे दो, सबको मिनिस्ट्री दे देंगे तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और इतनी ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए 15% की कैप लाई गई थी बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। पता होना चाहिए। और मिनिमम कितने होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 12 होने चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें और प्रोविजंस की, तो ये जो मेंबर्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी आ सकते हैं। कौन, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में से भी आ सकते हैं। और याद रखना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है अगर उसको डिसक्वालीफाई किया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी मिनिस्ट्री जो है वो भी क्या होती है, यानी कि वो एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए भी एलिजिबल नहीं होता है। मेंबरशिप गई तो तुम मिनिस्टर्स भी नहीं हो सकते, ऑटोमेटिकली तुम्हारी मिनिस्ट्री भी चली जाएगी। तो ये प्रोविज़न भी है जो सेम हमें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 2003 में ऐड किया गया था कि भाई आप मेंबर किसी भी लेजिस्लेचर्स के हो, काउंसिल के हो या फिर असेंबली के हो, अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और आप मिनिस्टर्स हो तो आपकी वो मिनिस्ट्रीशिप भी चली जाती है। और याद रखना है कि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, इनको अपनी ऑफिस हेल्ड करनी होती है। बट अगेन पर्सनल प्लेजर नहीं होता है, ये प्लेजर इनडायरेक्टली किसका होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है। वो गवर्नर को एडवाइस देंगे कि आप इस पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को हटा दो, या फिर इसको पहले बोलेंगे रिज़ाइन कर दो गवर्नर को रेजिग्नेशन देके, या फिर हटा दो। ये दोनों चीज़ें होती है। तो बोला जाता है कि गवर्नर का प्रेशर होता है, पर गवर्नर का पर्सनल प्रेशर नहीं होता है इन द रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं, क्लियर। इसके अलावा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसके लिए, तो वही लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे कौन से हैं, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा गवर्नर शैल बी एडमिनिस्टर कराते हैं उनको ऑथ ऑफ ऑफिस एंड द सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑफिस। और साथ ही साथ अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस, देखो बिना इलेक्ट हुए या नॉमिनेट हुए भी 6 मंथ तक वो क्या कर सकता है, मिनिस्ट्रीशिप ले सकता है। बट विद इन द 6 मंथ ही और शी शुड और मस्ट हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ एदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इफ़ एनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है 6 स्टेट के अंदर, तो इनमें से किसी न किसी एक मेंबर्स का एदर नॉमिनेटेड या इलेक्टेड कैसा भी होके उसको मेंबर बनना होगा विद इन 6 मंथ, तभी वो अपना मिनिस्ट्री पद कंटिन्यू रख सकता है। यानी कि नॉन मेंबर भी मिनिस्टर बन सकता है टिल 6 मंथ। ये हमने बात की थी जब यूनियन लेवल पे भी बात कर रहे थे। और इनके सैलरी अलाउंसेस कौन डिसाइड करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसाइड करती है। तो ये सारे प्रोविजंस हमको आर्टिकल 164 के अंदर देखने को मिलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और प्रोविज़न की बात करें तो आर्टिकल 166 ये क्या बात करता है, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने बिजनेस को, अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को पूरे स्टेट के चलाती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है। कि भाई जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं स्टेट लेवल पे वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, तो भाई गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं गवर्नर के नाम पे इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्स है और अदर इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेड किए गए एंड एग्जीक्यूट किए गए इन द नेम ऑफ द गवर्नर शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाई इन द रूल्स
टू बी मेड बाय द गवर्नर। भाई गवर्नर जो रूल्स बनाए उसके अकॉर्डिंग सारे ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो क्या करने चाहिए, पास करने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो गवर्नर होता है उसको रूल्स बनाने फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर कन्वीनियंटली क्या करेगी, अपने बिजनेस को, ट्रांजेक्शन्स को, फंक्शंस को लेके चलेगी। इसके लिए रूल्स बनाने होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, तो ये आर्टिकल है 166 जो बात कर रहा है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और प्रोविज़न, आर्टिकल 167 जो चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी वही होती है जो सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर की होती है, बट डिफरेंस इतना है कि चीफ मिनिस्टर की उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है जबकि प्राइम मिनिस्टर की ओवरऑल कंट्री के लिए होती है। चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं भाई, कम्युनिकेट करते हैं। कौन से डिसीजन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिए या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई चीज़ें चल रही है तो उसको गवर्नर तक पहुंचाने के लिए लिंक जो है वो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। ये इनका मेन रोल होता है। कोई भी काउंसिल्स के अंदर डिसीजन लिए गए हैं तो गवर्नर तक कौन पहुंचाएंगे, सीएम। लेजिस्लेटिव असेंबली का बिजनेस क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन से बिल पास हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें गवर्नर तक कौन पहुँचाएंगे, सीएम पहुँचाएंगे। तो मेन रोल इनका यही होता है। और रिमेंबर इफ़ द गवर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कोई भी देखिए, कोई भी अगर पर्टिकुलर मिनिस्टर है उसने क्या है कोई डिसीजन लिया पर वो अभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास नहीं गया है, तो ये डिसीजन भी अगर गवर्नर को लगता है ये चीज़ें भी मुझे पता होनी चाहिए तो वो भी क्या करेंगे, सीएम ही गवर्नर को बताएंगे। तो ये सारी ड्यूटीज़ आती थी चीफ मिनिस्टर की जो एज ए कम्युनिकेशन लिंक काम करते हैं बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर का मेन काम ये होता है, लिंक का काम करना। इसके अलावा 177 आर्टिकल्स की बात करें तो ये बात करता है राइट ऑफ द मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द हाउस, कि ये क्या है कि एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड द टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली। ये सभी मिनिस्टरों के पास राइट्स हैं। सेम राइट्स हमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएस के पास भी देखने को मिलता है। काउंसिल हो या असेंबली हो वहाँ पे टेक पार्ट कर सकते हैं, बट रिमेंबर वोट किस में देंगे, जिस हाउस के वो मेंबर है। लेट से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है तो वोट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही देंगे, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये याद रखना। हाँ, प्रोसीडिंग, डिस्कशन, डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट वोट जो जिस हाउस के मेंबर है उसी में देना है। ये रिमेंबर, ध्यान रखना है ये चीज़ को। आर्टिकल 177 इसकी बात करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम लोग इसी चैप्टर में तो नेचर ऑफ द एडवाइस बाय द मिनिस्टर। किस टाइप की एडवाइस जो है वो मिनिस्टर्स देते हैं, किसे देंगे, सीधी सी बात है गवर्नर को देंगे। तो देखिए आर्टिकल जब हम 163 की बात करते हैं, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जो आर्टिकल, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 163 जैसा कि हमने डिस्कस किया वो क्या बात करता है, वो प्रोवाइड करता है फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी आर्टिकल 163 की। इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज अनोन फंक्शन एक्सेप्ट इन डिस्क्रिशन। अब ये डिस्क्रिशन, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई गवर्नर का डिस्क्रिशन क्या होगा, तो गवर्नर ने जो चीज़ें डिसाइड की वही क्या होगा, उसका डिस्क्रिशन होगा। ये भी चीज़ें हमें मेंशन देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फर्दर द नेचर ऑफ द एडवाइस टेंडर बाय द मिनिस्टर्स टू द गवर्नर कैन नॉट बी इंक्वायरी एनी ऑफ कोर्ट। ये भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं आर्टिकल 163 की। ये जो प्रोविज़न है वो एम्फेसाइज करता है द इंटीमेट एंड द कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड द मिनिस्टर। कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी एडवाइस दी है गवर्नर को, उसको हम लोग कोर्ट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बार फ्रॉम द कोर्ट डिस्कशंस। ये चीज़ें क्या इंडिकेट करता है भाई दोनों के बीच की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या रहे, इंटीमेट और कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर को इंडिकेट करता है। एक केस आया था, वेरी फेमस केस, सबसे सिंह केस ऑफ 1974। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें क्लियर की थी कि भाई जो गवर्नर जो है उसको क्या करना है, हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एड एंड एडवाइस दी है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, गवर्नर को उसकी पावर को एक्सरसाइज करना है। He or she is not required to act personally without the aid and advice of the Council of Minister or against the aid and advice of the Council of Minister wherever necessary। तो मोस्टली क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि ये क्या है डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये लोग, तो इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो क्या है डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं लोगों के, उनके पास पावर्स होनी चाहिए। तो सेम चीज़ें इस कोर्ट ने क्या बोली, सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस के अंदर बोली 1974 में। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एड एंड एडवाइस दी गवर्नर को, उन्हें उस एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग एड करना, ना कि अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन का बार बार यूज़ करना है। और वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर, द स्टेट सेटिस्फैक्शन इज नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर बट इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये चीज़ें क्लियर की थी
शमशेर सिंह केस में। किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस टाइप की नेचर ऑफ एडवाइस देखने को मिलती है मिनिस्टर्स की, जिसमें क्लियर किया था कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एडवाइस माननी है गवर्नर को। केस इंपॉर्टेंट है 1974 का, आपको याद रखना है। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं मिनिस्टर्स की, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो भाई गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो भाई गवर्नर अपॉइंट करते हैं। बट क्या अपने हिसाब से एडवाइस करते हैं? नहीं, चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं। भाई ये पर्टिकुलर मेंबर हैं, इसको क्या बना दो? हेल्थ मिनिस्टर बना दो, इसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, इसको कोई और मिनिस्ट्री दे दो, लेट्स से होम मिनिस्ट्री दे दो, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दो। तो ये मिनिस्ट्री देने के लिए एडवाइस करते हैं चीफ मिनिस्टर गवर्नर को, फिर गवर्नर क्या करता है? उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की, कुछ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स भी होते हैं अलग अलग स्टेट में, जैसे कि छत्तीसगढ़ पर बात कर चुके हम लोग, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया। ओरिजिन यहाँ पे क्या है, कुछ ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर्स भी होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं, जो जिनकी पावर थोड़ी क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, कि भाई उनके लिए चीफ मिनिस्टर एडवाइस गवर्नर को नहीं देंगे। ये गवर्नर की कुछ डिस्क्रिप्शन पावर में आता है कि ये क्या कर सकते हैं, वो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ओरिजिनली क्या इन सभी स्टेट्स के अंदर ऐसा था? नहीं, ओरिजिनली ये प्रोविज़न जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए एप्लीकेबल था। तो ये 3 स्टेट्स के लिए ओरिजिनली एप्लीकेबल था। फिर लेटर ऑन क्या किया गया? 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2006 के अंदर। इसके अंदर ये जो है 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर करके क्या किया गया? बिहार को इन प्रोविज़न से बाहर कर दिया गया। तो बिहार को फिर हटा दिया गया, क्योंकि बिहार के अंदर सिग्निफिकेंस ट्राइबल एरिया की पॉपुलेशन जो है वो क्या है? कम हो चुकी थी, इसीलिए बिहार को 2006 के अंदर हटा दिया गया। फिर लेटर ऑन क्या किया गया? ये प्रोविज़न जो है यहाँ से छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। इसीलिए प्रेजेंटली हमें ये 4 स्टेट देखने को मिलते हैं यहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। तो ओरिजिनली पूछे तो आपको पता होना चाहिए इन 3 स्टेट्स में था। लेटर ऑन 2 ऐड किए गए और बिहार को 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 करके हटा दिया गया। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूजुअली जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के हों, उनको हम लोग मिनिस्टर, उनको क्या होता है? जनरली मिनिस्टर्स के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। याद रखना, ये मिनिस्टर जो है ना सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली से ही नहीं आते, लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी आ सकते हैं। बट जो भी पर्सन जो है वो क्या है, अगर ना ही मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ना ही मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। बट विद इन द 6 मंथ उसे क्या करना होगा? या तो नॉमिनेट होना होगा या तो इलेक्टेड होना होगा। कहाँ पे? इन द हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये मेंबर्स होते हैं, उन्हें क्या होता है? राइट टू स्पीक होता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग, बट राइट टू वोट उसी हाउस में होता है जिसके वो मेंबर है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है तो वोट का राइट इसी में होगा, अगर काउंसिल के मेंबर हैं तो वोट का राइट यहीं पे होगा। तो ये अपॉइंटमेंट प्रोसीजर देखने को मिलती है। सिंपल, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। कुछ ओथ एंड सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर्स की बात करते हैं, किस किस टाइप की इनकी ओथ एंड सैलरीज हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, जैसे कोई भी मिनिस्टर है, सीधी सी बात है, वो ऑफिस में अपने एंटर होगा, यानी कि मिनिस्ट्री संभालेगा, उससे पहले उसे क्या करना होता है? गवर्नर जो है उसे ओथ जो है वो क्या कराते हैं? ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सीक्रेसी दिलाते हैं। इसके अंदर कुछ इनसे ओथ, इनको प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसके अंदर कहा जाता है कि ये प्रतिज्ञा लेते हैं, ओथ लेते हैं, टू बियर द ट्रू फेथ एंड द एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ his or her office, to do the right to all the manner of the people in accordance with the constitutions and the law। तो ये कॉमन हमें मिनिस्टर्स के लिए देखने को मिलती है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। क्या? ओथ। इसके अलावा बात करें हम लोग तो ओथ ऑफ सीक्रेसी भी देखने को मिलती है। ये ओथ ऑफ सीक्रेसी क्या बात करती है कि भाई मिनिस्टर जो है स्वेयर करते हैं, ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो जो भी सीक्रेट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उनके पास आएगी स्टेट की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी से रिलेटेड, तो उस चीज़ को कम्युनिकेट ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन से करेंगे, एक्सेप्ट जब उनकी ड्यूटीज़ की बात होती है। ड्यूटीज़ ऐसी है जिसके अंदर रिवील करना इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवील करेंगे। बट अनदर इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको क्या नहीं करेंगे? उसको रिवील नहीं करेंगे। तो ये होती है ओथ ऑफ सीक्रेसी, जो हर एक मिनिस्टर्स को भी लेनी होती है। और जितनी भी सैलरीज़ हैं, अलाउंसेस हैं, वो कौन डिसाइड करता है? मिनिस्टर्स हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो टाइम टू टाइम डिसाइड करती है। मिनिस्टर जो है वो सैलरी अलाउंसेस जो है ना वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उनके जितना ही लेते हैं। एडिशनली उनको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, कुछ समचुरी अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं, फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें भी उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी चीज़ें सैलरीज़ वगैरह जो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है, वही चीज़ें इनके देखने को
मिलती है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें हम, मिनिस्टर्स जो हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट आती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोअर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल 164 क्लियरली स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 164 इसी की बात करता है। इसका मतलब ये होता है कि ऑल द मिनिस्टर ऑन द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर ऑल देयर एक्ट ऑफ ओमिशन एंड द कमीशंस, कि भाई कुछ भी एक्ट करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके अंदर इन्हें आंसर देने होते हैं, क्योंकि अपोजिशंस भी बैठते हैं और वो क्या करते हैं, इनसे क्वेश्चंस करते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशंस आती है और अगर वो पास हो जाती है तो ये सामने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन। इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली स्विम एंड सिंक, यानी कि एक साथ ये रिज़ाइन भी कर सकते हैं और एक साथ ये लोग फ्लोर पे रह भी सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाती है तो। क्लियर? तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, पता एटलीस्ट होनी चाहिए। अल्टरनेटिवली अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एडवाइस दे सकते हैं गवर्नर को टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ग्राउंड्स दैट द हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली एंड कॉल फॉर द फ्रेश इलेक्शंस। तो ये भी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हैं इंक्लूडिंग हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं अब हाउस को डिसॉल्व कर दो, क्योंकि हाउस जो है उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस, यानी कि वोटर इलेक्टोरेट हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उनकी इच्छाएं फुलफिल नहीं करे, तो यह एडवाइस भी गवर्नर को दी जा सकती है। और गवर्नर को अगर ऐसा लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या है, गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन करना होता है, फिर नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कोलिशन की गवर्नमेंट बननी अगर पॉसिबल होती है तो गवर्नर उनको इनवाइट करते हैं, उस पॉलिटिकल लीडर्स को, पार्टी के लीडर्स को, और वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो हाउस डिसॉल्व हो जाता है और री इलेक्शंस की बात होती है। इन बिटवीन भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहें तो क्या कर सकते हैं, गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं कि आप क्या करो, डिसॉल्व करो हाउस को और फ्रेश इलेक्शंस के लिए बात कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। ये प्रिंसिपल जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसका मतलब क्या होता है कि कैबिनेट डिसीजन जो है ना बाइंडिंग ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर इवन इफ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग। इसका मतलब ये भी होता है कि भाई देखिए कैबिनेट ने जो भी डिसीजन लिए, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैबिनेट क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, किचन कैबिनेट क्या होती है, बात कर चुके हैं। कैबिनेट क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे ये कैबिनेट फॉर्म होती है। जैसे कि बहुत करें हम लोग यूनियन लेवल पे तो भाई हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के साथ होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब कैबिनेट फॉर्म करते हैं। भाई कैबिनेट का डिसीजन जो होता है ना वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मीनिंग ये भी होता है कि भाई कोई एक इंडिविजुअल मिनिस्टर अगर क्या है कैबिनेट के डिसीजन से सहमत नहीं है तो क्या होना होता है, उसको फिर भी कैबिनेट के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। अगर वो नहीं करता है ऐसा तो उसको क्या करना होता है, रिज़ाइन करना होता है। पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बने जहाँ पे मिनिस्टरों ने, क्योंकि वो सहमत नहीं थे कैबिनेट के डिसीजन से, तो उन्होंने क्या किया है, रिज़ाइन भी किया है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो इंडिविजुअली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जनरली वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल 164 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 164 जो है उसके अंदर हमें प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है, जिसका मतलब होता है कि द मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी कि इंडिविजुअली गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो गवर्नर के प्लेजर की तब जब तक गवर्नर जो है वो चाहे उनको ऑफिस में रख सकते हैं। बट अगेन ये इंडिविजुअल प्रेशर, डिस्क्रिशन प्रेशर नहीं है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस माननी होती अनटिल एंड अनलेस उनके पास नो कॉन्फिडेंस हो। तो अगर नो कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि मेजोरिटी नहीं है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है मोर देन 50%, तब क्या है गवर्नर अपने डिस्क्रिशन का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मेजोरिटी है तो चीफ मिनिस्टर की सलाह माननी होगी इन द रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर्स। क्लियर? इसका मतलब ये होता है कि द गवर्नर कैन रिमूव अ मिनिस्टर एट अ टाइम व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसा हमने बात किया, जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्फिडेंस है, मेजोरिटी है, तब तक गवर्नर जो है उनको रिमूव करेगा, बट चीफ मिनिस्टर की सलाह से। अगर चीफ मिनिस्टर चाहते तो नहीं है तो फिर गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन पावर आ जाती है, वो अपने हिसाब से रिमूव कर सकता है। ये होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर को, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटिव असेंबली को याद होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। पूछ लेते हैं नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई देखो जिस तरीके से सेंटर में देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस ने ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा हुआ है कि मिनिस्टर जो है वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगे।
कोर्ट जो है उसको भी क्या है, इनमें इंटरफेयर करने से बाहर किया जाता है कि भाई कोई भी एक्ट कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपनी ड्यूटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वो लीगली उनको क्या किया जाए, पनिश किया जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि हमें यूके के अंदर ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, आवर मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट। एनी एक्ट मीन उनके फंक्शंस के लिए जो भी वो एक्ट करते हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई डिपार्टमेंट का हेड है, वो अपने रोल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनको कोर्ट में लेके चले जाएं, भाई देखो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, इसको लेके गलत तरीके से निभा रहे तो कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद हम कंपोजिशंस की बात करें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंपोजिशंस क्या होते हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं करता है कि साइज़ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होने वाली है, रैंकिंग ऑफ द मिनिस्टर्स क्या होगी, बट ये क्या है, हमने टाइम टू टाइम एज अ कन्वीनियंस डिसाइड किया है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, उनको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर के। भाई चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं, बोल सकते हैं हम हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा कौन, ये डिसाइड कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर ही करते हैं, गवर्नर को एडवाइस दे के, और गवर्नर उन्हीं को क्या करते हैं एज अ मिनिस्टर्स के तौर पे अपॉइंट करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। यूनियन लेवल पे भी हमने बात की थी कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट और टॉप मोस्ट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। उसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इसमें भी आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं ये। फिर उसके बाद हमें आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, उनके सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करते हैं। इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो उनके रिस्पेक्टिव रैंक, एम्यूलमेंट्स और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बेस पे किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर्स टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, उनको वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री का चार्ज होता है उनके पास, ये क्या होता है, कैबिनेट का पार्ट भी होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, इनको क्या है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का चार्ज दिया जाता है ये मिनिस्टर्स को कि आप ये हेल्थ डिपार्टमेंट संभाल लोगे, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाल लोगे। फिर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, ये क्या करते हैं कि भाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं उनके वर्क में। और इन सभी के ऊपर कौन आते हैं, तो भाई चीफ मिनिस्टर आते हैं, जो क्या होते हैं, सुप्रीम गवर्नमेंट अथॉरिटी है स्टेट्स के अंदर। जब हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो ये क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पूरे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, मिनिस्ट्री के हेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। जैसे कि कोई होम मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये सारी क्या है, कैबिनेट मिनिस्ट्री की रैंकिंग देखने को मिलती है। ये अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को लेके चलते हैं, पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, क्या फॉर्म करनी है, वो सारी चीज़ें चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट करते हैं अपने मिनिस्टर से रिलेटेड। दूसरे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो क्या है, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, और कैन बी अटैच टू अ कैबिनेट मिनिस्टर से भी उनको अटैच रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर डेप्यूटी मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो दे आर नॉट गिवन द इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, दे आर अटैच्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड असिस्ट देम इन देयर एडमिनिस्ट्रेशंस, पॉलिटिकल एंड द पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़। तो ये क्या करते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, ये इनका मेन रोल होता है। तो ये चीज़ें हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। 3 टाइप्स के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे थे तब भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होती है, स्मॉलर बॉडी होती है विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेट से अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट देखने को मिलेगी हमें। यहाँ की बात करें तो ये क्या है, एक रियल सेंटर ऑफ अथॉरिटी भी इसको बोला जाता है। इनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, तो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ देखने को मिलती है, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है ये, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी इसे कहा जाता है, चीफ कोऑर्डिनेशंस ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इनका ही काम है, एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नर, और चीफ क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बोला जाता है जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, और एक it deal with all the major legislative and the financial matters of the state। और एक हायर लेवल्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि अलग अलग सीनियर सेक्रेटरीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, उन सभी को अपॉइंटमेंट करने की भी अथॉरिटी जो है ये कैबिनेट के पास ही होती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा कैबिनेट कमिटीज़। कैबिनेट कमिटीज़ क्या होती हैं, तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसकी डिटेल में। 2 टाइप्स की कमिटीज़ होती हैं विद इन कैबिनेट, एक होती है एडहॉक स्टैंडिंग होती है, परमानेंट नेचर की होती है, एडहॉक होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी नेचर की, पर्टिकुलर वर्क है उसके लिए अपॉइंट की, वर्क पूरा हुआ तो एडहॉक कमेटी को क्या किया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। सेटअप करते हैं इसको चीफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जीजेंसी ऑफ अ टाइम एंड द रिक्वायरमेंट के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर इसको अपॉइंट करते हैं। इसीलिए उनके नंबर्स हैं, नॉमेनक्लेचर है और कंपोजिशन हो वेरी करते हैं टाइम टू टाइम एज़ पर द रिक्वायरमेंट।
और दे आर नॉट ओनली शॉर्ट आउट द इश्यूज इन द फॉर्मुलेट द प्रपोजल फॉर द कंसिडरेशंस ऑफ द कैबिनेट बट ऑल्सो टेक द डिसीजन। हाउएवर द कैबिनेट कैन रिव्यू देयर डिसीजन। कैबिनेट कमेटी भी डिसीजन लेती है, बट कैबिनेट क्या करती है, लेटर ऑन जो कैबिनेट कमेटी ने डिसीजन लिया उसको रिव्यू भी करती है। ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये था डिस्कशंस हमारा किसका, तो चैप्टर नंबर 32 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमें पता होने चाहिए। एक फ्लो डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। सेंट्रल लेवल पे सबसे टॉप होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, देन आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर जो सबसे आउटर मोस्ट और सबसे कम पावरफुल होते हैं। सबसे पावरफुल एक कैबिनेट डिसीजन लेने वाले होते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ आउटसाइड जाएंगे पावर कम होती जाएगी, पर नंबर ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं आज के लेक्चर को। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।